Hello guys, welcome back. This is Sir Mahad Amir and today we are starting off with the fourth lecture of circular motion. हम लोगों ने last time जो है कुछ questions पे अपनी working को end किया था and बहुत सारे interesting formula centripetal acceleration के force के हम लोगों ने जो है discuss किए थे. आज तारीख है 4th of August और मंडे का दिन है और कुछ स्कूल्स आज ओपन हो रहे हैं. आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मॉर्निंग है और आई गेस ये 5:30 इन द मॉर्निंग. तो लेट्स सी कि आप लोग इस वीडियो को कब देखते हैं. तो अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि जो है आप इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा पाते हैं या नहीं. बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. सर, हमारे पास जो सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस थी, mr ओमेगा स्क्वायर mv स्क्वायर ओवर r, सर ये जितनी भी सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशंस थी, ये सारी इक्वेशंस हमें वो फोर्स बताती हैं जो फोर्स चाहिए है ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए. सर ये वो फोर्सेस हैं जो चाहिए हैं ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूसली रखने के लिए. सर, अगर मेरी फोर्स एक सर्कुलर मोशन में रखने के लिए मुझे 40 न्यूटन की 40 न्यूटन की फोर्स चाहिए, तो अगर फोर्स 40 न्यूटन होगी तो ही ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रह सकता. फॉर दिस सर्कुलर मोशंस, ये जो सेंटर की तरफ एक्ट होने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स है, हम इसको रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं. ये जो सेंटर की तरफ एक्ट होने वाली फोर्स है, हम इस फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं बिकॉज इट्स रिजल्टेंट फोर्स कॉजेज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, दैट इज एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. पर अगर इस सर्कुलर मोशन की रिक्वायरमेंट 40 न्यूटन की फोर्स है और मेरे पास अब जो फोर्स अवेलेबल है वो 30 न्यूटन की है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा? नहीं करेगा. ऑल्दो ये जो फोर्स है ये रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगी, बट दिस रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. देयरफॉर द ऑब्जेक्ट विल नॉट परफॉर्म सर्कुलर मोशन. वो कुछ पाथ से अंदर बाहर कुछ भी होगा, वो अभी उस पर आते हैं. बट ये जो फोर्स सेंट्रीपिटल है वो रिजल्टेंट सिर्फ उस सूरत में कहलाती है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स एक टर्म नहीं है. रिजल्टेंट फोर्स तो हर एक्स्ट्रा फोर्स है जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है. बट वो जो अमाउंट ऑफ सेंटर की तरफ एक्ट करने वाली फोर्स है, क्या वो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए सफिशिएंट है? अगर है तो वो सेंट्रीपिटल कहलाएगी. नहीं है तो सर वो कोई भी नॉर्मल फोर्स है, इसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मुड़ रहा है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा. सर सर्कुलर मोशन में एक कंटिन्यूस एंगल पे घूमता रहना है, परपेंडिकुलर एक अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगी तो ऑब्जेक्ट घूमता रहेगा. सर अगर 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 वो फोर्स जो मैंने आपको बताई, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर रिजल्टेंट फोर्स उससे ज़्यादा या कम है तो वो फोर्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करवाती. तो सर मैंने यहाँ पे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग तौर पे लिखी हुई है. If available resultant force is equal to the centripetal force, it means the object will move in circles. अगर फोर्स सर कम है 30 न्यूटन है, फोर्स कम है, तो ऑब्जेक्ट सर इस सर्कुलर पाथ से दूर निकल जाएगा. ऑब्जेक्ट विल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द सर्कुलर पाथ. वो सर्कुलर पाथ से दूर चले जाएगा. इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि लाजमी सी बात है स्पीड ज़्यादा है, सेंटर की तरफ करने वाली फोर्स कम है, तो ऑब्जेक्ट का रेडियस बढ़ता है. रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बढ़ता है. ऑब्जेक्ट का रेडियस बिगड़ जाता है, वो अपने पाथ से बाहर की तरफ मूव करता है. अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा फोर्स है, ऑब्जेक्ट फोर्स ज़्यादा है, रिजल्टेंट फोर्स लेट्स सपोज 40 की रिक्वायरमेंट थी एंड द फोर्स दैट इज अवेलेबल इनवर्ड्स इज 70 न्यूटन्स, ऑब्जेक्ट विल टेंड टू कम इनवर्ड्स, अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ मूव करेगा. सिमिलरली फोर्स अगर मैं फॉर एग्जांपल स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ तो फोर्स बढ़ जाएगी, और फोर्स बढ़ जाएगी तो रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स भी बढ़ जाएगी. तो हमारे पास अगर मैं स्पीड ज़्यादा कर दूंगा, तो अगर ऑब्जेक्ट टू फास्ट मूव कर रहा है, अगर उसकी लीनियर स्पीड बढ़ा दी जाए तो ऑब्जेक्ट बाहर मूव करता है और उसका रेडियस एक्सटेंड होता है, उसका रेडियस बड़ा होता है. और अगर एक स्पीड बहुत कम कर दें
तो जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला उसका रेडियस कम हो जाता है। F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। अगर बेटा हमारे पास स्पीड बढ़ा दूंगा तो हमारे पास रिजल्ट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी और जो पाथ है उसका रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन बातों को याद रखिएगा। ये चंद बुनियादी बातें दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम बात को आगे बढ़ा सकें। सर अब हमारे पास कुछ केसेस हैं इससे रिलेटेड और हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं। सबसे पहले केस नंबर 1 पे आते हैं दैट इफ़ अ कार इज टर्निंग या कॉर्नरिंग ऑन अ लेवल रोड व्हाट वुड हैपन। तो अगर मैं लेट्स सपोज बात करता हूँ एक पाथ की, एक सर्कुलर पाथ की, जिस सर्कुलर पाथ पे हमारी जो गाड़ी है दैट इज टेकिंग अ टर्न, और वो टर्न जो है ले रही है एंड इट इज टर्निंग इन सर्कुलर लाइक वे। ठीक है, लेट्स सपोज दिस बॉल इज अ कार। ठीक है, माय ड्राइंग इज शिट सो आई डोंट वांट टू इवन ट्राई। अच्छा, गाड़ी मूव कर रही है, इट्स अ सर्कुलर पाथ, इट्स टेकिंग अ टर्न। तो द कार नीड्स सम फोर्स जो उसको सेंटर की तरफ एक्ट कर रही हो, एंड दैट फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स और द रिजल्टेंट फोर्स। तो सर ये जो फोर्स सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट की एक्ट कर रही होगी, इस केस सिनेरियो में दिस फोर्स इज गोइंग टू बी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स इज गोइंग टू एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स थी एम वी स्क्वेयर ओवर आर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वेयर। सर इस पर्टिकुलर केस में जो फ्रिक्शन है दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो छोटा आर से मैंने इसको रिप्लेस किया, दैट मीन्स फ्रिक्शन इज गोइंग टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स in this particular case scenario. Whenever car is traveling on a level road, straight road, it's turning around, the friction force is going to be providing the centripetal force. Friction force centripetal force provide करेगी और वो गाड़ी सुकून से एक टर्न कंप्लीट कर लेगी। अगर सर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी तो सर अगर आप टर्न की तरफ एकदम स्पीड बढ़ा दे तो आप इस बात को ऑब्जर्व करोगे आपकी गाड़ी दूर जाती। car is turning like this, if I speed increase the speed, मेरी गाड़ी जो है पाथ से थोड़ा बाहर की तरफ निकलेगी, उसका रेडियस बढ़ेगा क्योंकि वो फ्रिक्शन उस पर्टिकुलर फोर्स को प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट इनफ कि वो उस स्पीड बढ़ाने पे उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स दे पाए, क्योंकि फ्रिक्शन की एक लिमिट है ना, उसके बाद जो है फ्रिक्शन अपनी लिमिट से क्रॉस कर जाती है और अगर और ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो बेटा गाड़ी जो है ढक करके ऑफ रोडिंग करती है और हिट भी कर जाती है, एंड देन यू नो दैट ऑल दोज थिंग्स। सर ये हमारे पास याद रखिएगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट बेसिकली प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। और याद रखिएगा अगर रोड जो है वेट हो या फिर स्लिपरी हो देन फ्रिक्शन कम हो जाती है और जो है चांसेस ऑफ डिजास्टर ज़्यादा हो जाते हैं। फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो स्पीड हमें और कम करनी पड़ेगी, तभी बोलते हैं बारिश में गाड़ी स्लो चलाएं। couple of days back it was raining in the morning, एयरपोर्ट की साइड पे मूव कर रहा था, माई कार skid a little bit, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, तो मैंने कहा गाड़ी स्किड क्यों। खैर ये होता है, ये जब आप कहीं टर्न ले रहे होते हो तो वो टर्न कभी भी कट कर रहे होते हो तो यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस if there is raining or like the road has oil or something on it. ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते रहेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन। सर अब ना कुछ बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर की, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है और बड़ी आपको समझने में ज़रूरी है। सर अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस, लेट्स सपोज दिस इज द ड्राइविंग फोर्स, there's a backward force, let's say that backward force is any force, ठीक है, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टिव फोर्स है कोई भी, ठीक है। इफ मेरे पास कोई ऐसी रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज एक्टिंग, ये रिजल्टेंट फोर्स है परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द फोर्सेस, तो दिस
रिजल्टेंट फोर्स जो परपेंडिकुलर एक्ट करती है, इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज स्पीड बट कैन ओनली चेंज डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर लगने वाली फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट सिर्फ क्या चेंज करता है? डायरेक्शन, स्पीड चेंज नहीं करता। तो ये बात बताने का मकसद क्या था कि सर अभी कब से यही तो कहानी कर रहे हैं कि वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर लगती है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर लगती है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो परपेंडिकुलर लगती है वेलोसिटी से। तो सर कहानी कुछ इसी तरीके से यही कह रहे थे कि जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है, सिंस इट्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करती है, नॉट द स्पीड। कभी स्पीड को अफेक्ट नहीं करती। तो ये कुछ बेसिक सा केस था रिगार्डिंग दी व्हाट डू यू कॉल इट, दी फ्रिक्शन ऑन अ लेवल रोड। कुछ सिचुएशन को बताते हैं कि व्हाट वुड हैपन इफ द रोड इज लाइक बैंक्ड। क्या मतलब है बैंक्ड रोड का? बैंक्ड रोड का मतलब समझिएगा, अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक रोड जो है इस पैटर्न पे हो, ये आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास अगर रोड इस पैटर्न पे है, दैट कार इज टर्निंग, ये कार इस तरीके से टर्न कर रही है, टिल्टेड है। इस पर्टिकुलर पाथ को हम लोग बैंक्ड रोड कहते हैं। और इस केस पे आ रहा हूँ मैं बैंक रोड के, सेफ स्पीड भी निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी है हमने। तो बैंक रोड की वर्किंग पे आते हैं ताकि बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो। अच्छा, तो कार कॉर्नरिंग का बैंक रोड की बात करूं, जब कार इस बैंक रोड पे मूव करती है तो हमारे पास कुछ सिचुएशंस हैं जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि जब गाड़ी एक टर्न कर रही होती है तो द सरफेस प्रोवाइड्स अ नॉर्मल रिएक्शन दैट इज परपेंडिकुलर। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके से 90 डिग्री टू द सरफेस प्रोवाइड हो रहा होता है। अब सर इस नॉर्मल रिएक्शन के हमारे पास दो कंपोनेंट बनते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सर ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट है और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये दोनों कंपोनेंट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। अब इसकी वर्किंग को ज़रा देख लेते हैं कि भाई अगर मैं लेट्स सपोज कह रहा हूँ कि हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल सेंटर से लगाई जाए, तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक किए हैं। और इसको समझने के लिए अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपसे करूँगा। तो ये है कि लेट्स से कि हमारे पास जो ये एंगल है, द कार इज़ टर्निंग एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो मैं यहाँ पे एक सेफली एक जुमला कह रहा हूँ जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, दैट दिस एंगल इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा। एंड वाई इज़ दैट सो? सर सबसे पहले तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे, ठीक है। सेंटर से बना लेता हूँ ताकि ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा, ठीक है। ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वो सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ऑन पैरेलल लाइन। अच्छा सर ये 90 डिग्री ट्राइंगल है, ठीक है। ये 90 डिग्री ट्राइंगल है, ये एंगल जो होगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 है ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा अब अगेन बात को समझिएगा, ये एक और हमारे पास 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये एंगल 90 है हमारे पास। सर अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये वाला एंगल, तो अगर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल क्या हुआ? थीटा हुआ, जिसकी वजह से ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा के बराबर होगा। सिंस दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा। इसको वर्ड नंबर्स में देख लेना, अगर ये एंगल 30 है, ये 90 है, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60। दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60, दिस इज 90, दिस इज अगेन गोइंग टू बी 30। और दो कटिंग लाइंस के बीच में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी क्या होगा? 30 होगा। कुछ याद ना रहे, इन शॉर्ट बात याद रखना कि हमारे पास जो प्लेन का एंगल होता है वही एंगल हमारे पास ये वाला एंगल होता है। और अगर मैं इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करूं तो ये वाला कंपोनेंट
दैट इज बेसिकली कॉजिंग इट टू मूव इन सर्कल्स, ये वाला एंगल हमारे पास कहलाएगा एन साइन थीटा, और जो इसका हॉरिजॉन्टल सॉरी जो इसका वर्टिकल एंगल कहलाएगा, जिसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कहलाएगा एन कॉस थीटा। एंगल के साथ वाला एंगल कॉस का होता है, एंगल के ऑपोजिट वाला एंगल साइन का होता है। सर अब अगर मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर केस की, बैंक रोड की, तो बैंक रोड के केस के अंदर ये जो एन साइन थीटा है दैट एक्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, इस जो हम लोगों ने सिचुएशन पढ़ी इसमें जो गाड़ी मूव कर रही थी उसका जो सेंटर में लगने वाला एंगल होगा या जो सेंटर में लगने वाली फोर्स होगी दैट इज गोइंग टू बी एन साइन थीटा, एंड दैट एन साइन थीटा इज गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में। तो इन केस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन हैज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एन साइन थीटा को मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दूं, फिर आप इसमें एन साइन थीटा को कोई भी फॉर्मूले से इक्वेट करा दें, इसकी कोई आगे सिग्निफिकेंस नहीं है, उसमें कोई इशू की बात नहीं है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कर ले। और सर ये जो कंपोनेंट इसका वर्टिकल कंपोनेंट था जो एन कॉस थीटा था वो इक्वल होगा इसके वेट के, तो एन कॉस थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, ये हमेशा बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, एंड द साइन कंपोनेंट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। सर यहाँ पे अब सवाल आता है कि इसमें वेलोसिटी निकालनी है जिसको हम बोलते हैं सेफ स्पीड या स्पीड या कुछ भी, सेफ स्पीड या स्पीड जिसमें ऑब्जेक्ट इस पाथ को कंटिन्यू करे। बड़ी सर बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात कर दी सर, कैसे निकलेगी समझिएगा। उसको निकालने के लिए हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कराते हैं, एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। सर आई वुड बी डिवाइडिंग टू इक्वेशन 2 by 1। सर अगर मैं इनको डिवाइड कर दूंगा एन से एन कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर कॉस हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा, और हमारे पास जो है सेंटीमीटर फोर्स की जगह मैं सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला लगा देता हूँ, दैट इज एम वी स्क्वेयर ओवर आर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वेयर हमारे पास ऊपर आ जाएगा, वी स्क्वेयर ओवर आर डिवाइडेड बाय जी, ये मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू रह जाएगी tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर जी। सर ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसमें अगर मैं v की वैल्यू निकालूंगा दैट v इज गोइंग टू बी द सेफ स्पीड या वेलोसिटी, सेफ स्पीड या स्पीड की वैल्यू जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सर्कुलर पाथ पे रखने के लिए चाहिए। बच्चों मार्च 2025 में इसका एक क्वेश्चन आया सिमिलर सिचुएशन से रिलेटेड। आप मेरी वेबसाइट पे जाके A2 का सेक्शन रिकॉर्डेड लेक्चर में जाके मार्च 2025 के इस क्वेश्चन को देखिएगा, अलग से रिकॉर्ड हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बेहतर तौर पे क्लियर हो जाएगा और आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। दो बातें मैं यहाँ और करूँगा, उसके बाद इस लेक्चर को पर्टिकुलरली इस केस नंबर 1 को वाइंड अप करेंगे। सर दो सिचुएशन है, अगर गाड़ी सेफ स्पीड से ज्यादा मूव कर जाए तो क्या होगा, और अगर सेफ स्पीड से स्पीड कम हो जाए तो क्या होगा। एक पर्टिकुलर स्पीड चाहिए ना सर, उससे ज्यादा होने पे कुछ मामला खराब हो जाएंगे। अगर मैं इस गाड़ी की मूवमेंट की स्पीड बढ़ा दूं तो अब गाड़ी वो टेंड टू मूव अपवर्ड्स। गाड़ी की जो सिचुएशन है बैंक रोड पे, गाड़ी के ऊपर एक दबाव लग रहा होगा जो चाहता है कि वो ऊपर की तरफ जाए। कहां जाए? ऊपर की तरफ जाए। तो इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट हमारे पास फ्रिक्शन वुड किक इन, और फ्रिक्शन उसको, क्योंकि टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन है तो गाड़ी अगर ऊपर जा रही होगी तो फ्रिक्शन उसको क्या करेगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रखने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करेगी। अगर हमारे पास इफ एन साइन थीटा जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है
वो कम पड़ रही होगी, और अगर वो हमारे पास कार ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी तो कुछ ना कुछ हद तक फ्रिक्शन वुड किक इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर 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 हमारे पास गाड़ी की स्पीड बढ़ जाए तो फ्रिक्शन वुड हेल्प इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फॉर्मूले की कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है दैट इफ स्पीड इंक्रीजेस friction would act towards the center, और तब तक एक्ट करती जाएगी जब तक ऐसा ना हो कि मैं अपनी स्पीड इतनी बढ़ा दूं कि जो फ्रिक्शन रोड हैज टू ऑफर उससे ज़्यादा मुझे जो है स्पीड बढ़ जाए। उस केस में गाड़ी बेटा उड़ जाएगी। हमारा जो मोटरवे है, अगर कभी इस्लामाबाद से कोई आ रहा हो तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जगहों पे जो है ना एक जो है इमरजेंसी के रोड बनाए हुए हैं, गाड़ी की स्पीड पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ जाए, और सारे रोड बैंक्ड हैं, सारे टर्न्ड रोड होते हैं जो मोटरवे वगैरह की। तो अगर मेरी गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन वुड प्रोवाइड लाइक मुझे बचाएगी मेरे टायर और रोड को कि मैं ऊपर ना जाए मेरी गाड़ी। और अगर स्पीड मेरी बहुत ही कम होगी तो फ्रिक्शन आउटवर्ड एक्ट करेगी। अगर स्पीड बहुत कम होगी तो फ्रिक्शन वुड एक्ट आउटवर्ड, क्योंकि अगर मेरी गाड़ी ही स्किड कर रही है, सेंटर नीचे की तरफ आ रही है, तो टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो उसको रोकेगा इफ स्पीड इज लो। तो सर ये यहाँ पे हम लोगों ने सारी बातें कर ली। ये कॉन्सेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग थे, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से इसको हेल्प कर दूंगा। कमेंट में बताइएगा आपको कितना हेल्प हुई। मार्च 2025 पेपर 4-2 गाइस, मैं थोड़ा आपको गाइड कर दूं किस तरीके से चलाना है। आप जाएंगे sarmahadame.com पे, sarmahadame.com पे जाएंगे तो आपके होम पेज पे इस तरीके से आप आ रहे होंगे, ठीक है। जब आप होम पेज ओपन कर लेंगे तो आप यहाँ पे जाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, A2 के अंदर जाएंगे। जब आप A2 के अंदर जाएंगे आपके पास चैप्टर होगा सर्कुलर मोशन का भी, जो है 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स इंशाल्लाह डाल देंगे। आपके पास लेक्चर्स होंगे, आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास पास्ट पेपर्स होंगे। जिन नोट्स में मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स भी यहाँ अवेलेबल है, वैसे नोट्स का सेक्शन में भी अवेलेबल है। फिर आप पास्ट पेपर्स में जाएंगे, मार्च 2025 पेपर 4-2, और इसको यहाँ पे प्ले करेंगे एंड आपको जो है जो भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा 8 मिनट की रिकॉर्डिंग है, आप इसमें सुन के समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये सवाल सॉल्व हुआ। इसके अंदर यहाँ पे हम लोगों ने बीच में एक सेफ स्पीड निकाली थी, तो उसका एक जो पार्ट है वो इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखिएगा, और जो है डू शेयर माय वेबसाइट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड लाइक पीपल जो A2 O लेवल्स कुछ भी कर रहे हैं, ताकि थोड़ी हेल्प हो। कमेंट कीजिएगा, इससे इंसान मोटिवेट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन बेटा, ख्याल रखिएगा, थैंक यू।